Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. कुछ समय बाद वासु सैकड़ों ड्रैगन्स के सामने उतरा। वासु के पीछे हजारों रॉक पक्षी आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर उतरे। एल्डर्स और प्रिंस लुईस के बेहोश शरीर को दो रॉक पक्षी उठा रहे थे। जैसे ही वासु जमीन पर उतरे, यथार्थ एक घुटने पर बैठ गए और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। यथार्थ के पीछे पीछे सभी ड्रैगन्स ने भी ऐसा ही किया। वे भी घुटनों पर बैठ गए और अपना सिर नीचे कर लिया। उनकी आंखें अपने सम्राट के प्रति सम्मान और प्रशंसा से भरी हुई थीं। आप सभी उठ सकते हैं। वासु ने ड्रैगन्स की स्थिति को देखा। वह ड्रैगन्स के शरीर पर जंजीरों के निशान देख सकता था। यह देखकर वासु को अपने दिल में एहसास हुआ कि उसने सही काम किया है। यहां कुछ ड्रैगन्स की उम्र सिर्फ 10 या 11 साल थी। जन्म से ही इन छोटे ड्रैगन्स को उस अंधेरी भूमिगत जेल में बंद करके रखा गया है और न जाने कितनी बार उन्हें प्रताड़ित किया गया है। महाराज, वह कौन है? यथार्थ राजकुमार लुईस के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। यह प्रिंस लुईस है। वह इकोनेक्सस साम्राज्य का क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस लुईस के बेहोश शरीर को देखते हुए वासु ने मजाक करते हुए कहा, वह चाहता था कि मैं रुक जाऊं, इसलिए मैंने उसका भी ख्याल रखा। यथार्थ, सब कुछ कैसा चल रहा है? वासु ने पूरे फॉलन ड्रैगन द्वीप पर अपनी संवेदनाएं फैलाते हुए पूछा। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सभी लोग मर चुके हैं। एक भी सदस्य को भागने की अनुमति नहीं दी गई। यथार्थ ने उत्तर दिया, अच्छा काम। जब मैं इस्तारिन साम्राज्य में वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए पुरस्कृत करूंगा। यथार्थ उन लोगों में से एक था जिस पर वासु हमेशा भरोसा कर सकता था। यथार्थ वासु की उम्मीदों पर खरा उतरने में कभी असफल नहीं हुआ। काम की कठिनाई के बावजूद यथार्थ हमेशा इसे समय पर पूरा करने में कामयाब रहा है। महाराज, आपकी प्रशंसा इस सेवक के लिए पर्याप्त है। वैसे आपकी साधना में प्रगति के लिए बधाई। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास एक भाग्य काउंटर था जो साधना से बढ़ता था। कुछ और दिनों या शायद एक सप्ताह की साधना के साथ मुझे शुरुआती 4वें क्रम तक पहुंचने के लिए तैयार होना चाहिए। यथार्थ ने अपना सिर हिलाया। यथार्थ के मन में वासु के लिए सम्मान और प्रशंसा केवल बढ़ती गई। यह देखकर वासु ने आह भरी, काश तुम्हें पता होता कि मैं कभी भी 5वें क्रम की चोटी पर पहुंच सकता हूं। यह व्यवस्था मेरी धोखेबाजी है। व्यवस्था के कारण हर कोई वासु को कोई स्वर्ग विरोधी प्रतिभाशाली व्यक्ति मान रहा है। महाराज, मैंने खजाने की सफाई कर दी है। मैरागस ब्रूक शहर की हर कीमती चीज इस स्टोरेज रिंग में रख दी गई है। अगर मेरी गणना सही है तो इस रिंग के अंदर मौजूद सारी संपत्ति की कीमत 5 अरब शाही सोने के सिक्कों से भी ज्यादा है। यह सुनकर वासु की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह बहुत ज्यादा पैसा था। यहां तक कि उग्रसेन साम्राज्य भी मुश्किल से 1 अरब शाही सोने के सिक्के निकाल सकता है। 5 अरब तो दूर की बात है। वासु ने यथार्थ से वह अंगूठी ली और फिर उसे अपने बाएं हाथ के अंगूठे में पहन लिया। महाराज, यह समय की बात है कि इकोनेक्सस साम्राज्य को पता चले कि यहां क्या हुआ है। इकोनेक्सस साम्राज्य निश्चित रूप से इस्तारिन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रहा है। मुझे पता है। यथार्थ, उन्हें आने दो। मुझे डर नहीं है। मैं खुद इकोनेक्सस साम्राज्य के खिलाफ इस्तारिन सैनिकों का नेतृत्व करूंगा। जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। यह सम्राट अब पीछे नहीं हटने वाला है। वासु इको नेक्सस साम्राज्य के खिलाफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगर यह अतीत का उग्रसेन साम्राज्य होता तो वासु को शायद संकोच होता, लेकिन अब उसे जरा भी डर नहीं लगता। वासु किसी भी शिखर 5वें क्रम के साधकों से आसानी से निपट सकता है।
भले ही शिखर 5वें क्रम के 100 साधक हों, वासु उनसे अकेले ही निपट सकता है। यह ड्रैगन सम्राट का आत्मविश्वास था। उस मामले को छोड़कर मैं किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं। यथार्थ और ड्रैगन अपने ड्रैगन सम्राट की बातें सुनते रहे। मैंने सोचा था कि पश्चिमी क्षेत्र में युद्ध महान 7 सम्राटों को एकजुट होने से रोकेगा। मैंने सोचा था कि युद्ध उन बूढ़े मूर्खों को आपस में ही उलझा देगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। 3 तटस्थ साम्राज्यों ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को मेरा जीवन समाप्त करने का काम सौंपा था। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने अपने सदस्यों को स्टारिन साम्राज्य में भेजने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उन्हें उन 3 साम्राज्यों का समर्थन प्राप्त था। उन बूढ़े मूर्खों ने सोचा कि जब तक मैं मर जाऊंगा वे स्टारिन साम्राज्य से निपट सकते हैं। यथार्थ, हम आज रात शैडो आइलैंड्स एम्पायर पर हमला करेंगे। वासु के जल्दी करने के 2 कारण थे। पहला कारण क्राउन प्रिंस लुइस से संबंधित था। यह पुष्टि हो चुकी थी कि इकोनेक्सस एम्पायर उग्रसेन एम्पायर पर हमला करेगा। इससे पहले कि इकोनेक्सस साम्राज्य इस खबर को पचाए और युद्ध के लिए आए, वासु पश्चिमी क्षेत्रों में अपने दुश्मनों को नष्ट करना चाहता था। तीनों साम्राज्यों को खत्म किया जाना चाहिए, अन्यथा इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे बूढ़े मूर्ख इकोनेक्सस साम्राज्य के साथ हाथ मिला लेंगे। जब ऐसा होगा तो वासु को 4 साम्राज्यों की सेनाओं से लड़ने में सिरदर्द होगा। इकोनेक्सस साम्राज्य के सहयोगियों का तो कहना ही क्या। अगर वासु अपने दुश्मनों को हाथ मिलाने और अपने साम्राज्य पर हमला करने की अनुमति देता है तो भले ही वह युद्ध जीत जाए, लेकिन हताहतों की संख्या उग्रसेन साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी होगी। दूसरा कारण लॉरा से जुड़ा था। चूंकि 10 दिन बाद डीप सी पैलेस में सिंहासन के लिए प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, इसलिए वासु की वहां मौजूदगी जरूरी थी। उसने लॉरा को वचन दिया था कि वह वहां जरूर आएगा। परिणाम स्वरूप वासु जल्द से जल्द पश्चिमी क्षेत्र के 3 महान साम्राज्यों को खत्म करना चाहता था। वह इकोनेक्सस साम्राज्य को भी कुछ दिनों के लिए रोकना चाहता था, जब तक कि प्रतियोगिता समाप्त न हो जाए। निश्चित रूप से उसके लिए इकोनेक्सस की सेनाओं को कुछ दिनों तक रोकना अपेक्षाकृत आसान काम होगा। हालांकि अगर अन्य 3 साम्राज्य उनके साथ सेना में शामिल हो गए तो उनके लिए इसे बनाए रखना असंभव होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उग्रसेन साम्राज्य के पास वर्तमान में ध्रुव आइल महाद्वीप पर सबसे अधिक सैनिक हैं। हालांकि महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ी सेना भी महाद्वीप पर 4 साम्राज्यों की संयुक्त सेना को रोक नहीं पाएगी। कृपया अवश्य पधारिए। समझ गया महाराज। वासु ने फिर ड्रैगन्स की तरफ देखा। उसने ड्रैगन्स की सभी स्थितियों को देखा। ड्रैगन सम्राट की घूरती निगाहों को देखकर सभी ड्रैगन्स थोड़ा घबरा गए। 10 मिनट की खामोशी के बाद उसने आखिरकार बर्फ तोड़ी। अब से तुम ड्रैगन सम्राट के साथ ड्रैगन पैलेस में रहोगे। इसे ले लो। यह आधिकारिक तौर पर तुम सभी को मेरे अनुयायी के रूप में चिन्हित करेगा। उसके हाथ की एक लहर के साथ हवा में सुनहरे खून की 100 बूंदें दिखाई दीं। अगले ही पल सुनहरे रक्त की एक एक बूंद यथार्थ को छोड़कर प्रत्येक ड्रैगन के शरीर पर गिर गई। आह! सभी ड्रैगन के शरीर गहरे लाल रंग में चमकने लगे। यथार्थ वासु के पीछे चला गया और दृश्य को देखने लगा। वासु के खून ने ड्रैगन्स के खून को शुद्ध करना शुरू कर दिया। उनकी रक्तरेखा रैंक उन्नत हो गई। जब तीव्र गहरे लाल रंग की रोशनी मंद हो गई तो सभी ड्रैगन सैनिकों में बदल गए जो ड्रैगन सम्राट की सेवा करेंगे और उसके लिए मरेंगे। सभी ड्रैगन्स की शक्ल भी बदल गई। अब उनके तराजू की जगह और भी सख्त और राजसी तराजू आ गए थे। उनकी ऊंचाई भी बढ़ गई। कुछ ड्रैगन्स सीधे दूसरे क्रम की साधना रैंक पर पहुंच गए, जबकि ज्यादातर ड्रैगन्स क्रमशः पहले क्रम और शुरुआती दूसरे क्रम तक पहुंचने में कामयाब रहे।
आप सब कैसा महसूस कर रहे हैं? वासु ने मुस्कुराते हुए पूछा। जवाब देने के बजाय सभी ड्रैगन अपने घुटनों पर बैठ गए और अपना सिर नीचे कर लिया। हम ड्रैगन सम्राट के शाश्वत सेवक हैं। हम अपने सम्राट की सेवा करने के लिए जीते हैं। हम अपने सम्राट के लिए मरते हैं। हम अपने ड्रैगन राजा के अलावा किसी और स्वामी की सेवा नहीं करते। हम अपने ड्रैगन सम्राट के अलावा किसी और के सामने अपना सिर नहीं झुकाते। हम ड्रैगन सैनिक हैं। वासु ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया, लेकिन वासु के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक आश्चर्य भरा भाव आ गया, क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि 190 ड्रैगन इस द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। ड्रैगन्स इस द्वीप की ओर सभी दिशाओं से आ रहे थे। कुछ समय पहले जब ड्रैगन्स ने अपने सम्राट की दहाड़ सुनी तो वे गिरे हुए ड्रैगन द्वीप की ओर जाने की इच्छा को रोक नहीं पाए। जहां तक वासु की दहाड़ पहुंचती, जब तक ड्रैगन्स अपने सम्राट की पुकार सुनते, वे अपने सम्राट की पुकार का जवाब देते। अब 190 जंगली ड्रैगन्स अपने सम्राट की पुकार का जवाब देने के लिए इस दिशा में बढ़ रहे थे। यथार्थ ने सभी की मौजूदगी को भांपते हुए सावधानी बरती, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया जब उसे पता चला कि सभी ड्रैगन्स ही मौजूद हैं। ड्रैगन्स महामहिम के आह्वान का जवाब देने के लिए यहां आ रहे होंगे। जल्द ही 190 ड्रैगन फॉलन ड्रैगन द्वीप पर उतर आए। वासु ने देखा कि इनमें से ज्यादातर ड्रैगन वाटर ड्रैगन थे, जो समुद्र के पानी के नीचे रहते थे। इसका मतलब था कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड इन ड्रैगन का शिकार नहीं कर सकता था। वाटर ड्रैगन के शल्क गहरे नीले रंग के थे। उनकी पुतलियां हल्के नीले रंग की थीं। उनके पंजे सफेद थे। सबसे छोटा वाटर ड्रैगन भी 12 मीटर बड़ा था। समूह में कुछ वाटर वाइवर्न भी थे। ड्रैगन सम्राट को नमस्कार। सभी ड्रैगनों ने अपना सिर नीचे किया और अपने राजा का अभिवादन किया। क्या आप सब मेरे साथ आना चाहते हैं? वासु ने पूछा। महाराज, हम आपके साथ आना पसंद करेंगे। हम ड्रैगन सम्राट के शाश्वत सेवक हैं। ठीक है। वासु ने अपने दिव्य रक्त की एक बूंद सभी ड्रैगन और वाइवर्न को दी। परिणाम स्वरूप उनके शरीर विकसित हुए। वाटर वाइवर्न विकसित होकर असली वाटर ड्रैगन बन गए, जबकि वाटर ड्रैगन की रक्त रेखा और अधिक शुद्ध हो गई और उनकी ताकत और जल तत्वों पर उनका नियंत्रण बढ़ गया। यथार्थ, टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके सभी को घर वापस ले जाओ। अभी के लिए सभी को ड्रैगन पैलेस के अंदर ही रहने दो। साथ ही इन कमीनों को कोई भी उपचार की गोलियां मत दो। अभी के लिए उन्हें जेल में डाल दो। यथार्थ ने अपना सिर हिलाया। आपका क्या हाल है महाराज? यथार्थ ने असमंजस में पूछा। वासु ने मैरागस ब्रूक शहर से परे देखा और गहरी आवाज में कहा, इस द्वीप ने मेरे मुंह में एक बुरा स्वाद छोड़ दिया है। मैं इस पूरे द्वीप को नष्ट करने जा रहा हूं और फिर निकल जाऊंगा। चूंकि आसपास कोई और टेलीपोर्टेशन एरे नहीं है, इसलिए मुझे वेस्टनिया महाद्वीप की मुख्य भूमि पर जाना होगा, जिसमें कुछ घंटे लगेंगे। ठीक है, सभी मेरे साथ आओ। सभी ड्रैगन ने यथार्थ की बात सुनी, क्योंकि वे देख सकते थे कि यथार्थ उनके सम्राट का जनरल या जनरल जैसा कोई व्यक्ति था। इससे यथार्थ ड्रैगन से ऊंचे स्थान पर आ गया। यथार्थ के ड्रैगन रॉक पक्षियों और उसके कैदियों के साथ चले जाने के बाद वासु आकाश से 1000 मीटर ऊपर उड़ गया। अब मैं इस द्वीप को कैसे नष्ट करूं? वासु ने सोचा। वह सब कुछ नष्ट करने के लिए क्रिम्सन लाइटनिंग का उपयोग कर सकता है, या वह सब कुछ राख में बदलने के लिए क्रिम्सन ब्लेज का उपयोग कर सकता है, या वासु पूरे द्वीप को मैग्मा में डुबो सकता है। अंतिम विकल्प बेहतर लगता है, मैग्मा हेयर फेयर। ड्रैगन सम्राट का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, क्योंकि जब उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर मैग्मा हेयर फेयर का उपयोग करने का फैसला किया तो 4000 प्लस मैना खपत हो गई। अगले ही पल फॉलेन ड्रैगन आइलैंड की अलग अलग किस्मों से
जमीन से लाल रंग का धधकता मैग्मा निकला। जमीन को चीरता हुआ मैग्मा पूरे फॉलन ड्रैगन आइलैंड को डुबाता चला गया। करीब 5 मिनट बाद वासु के सामने पूरा फॉलन ड्रैगन आइलैंड मैग्मा से ढक गया। मैग्मा ने वहां की हर चीज को निगल लिया। सभी संरचनाएं, इमारतें, पौधे, पेड़, कीड़े, पक्षी, जादुई जानवर और द्वीप पर जो कुछ भी बनाया गया था या द्वीप पर मौजूद हर चीज मैग्मा द्वारा निगल ली गई। दरार। वासु ने ठंडे दिमाग से देखा कि कैसे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का आधार फॉलन ड्रैगन आइलैंड समुद्र के पानी के नीचे डूबने लगा। लगभग 10 मिनट के बाद पूरा ड्रैगन आइलैंड खत्म हो गया। पूरा द्वीप समुद्र के पानी में डूब गया। वासु ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसने किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। हो सकता है कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के कुछ सदस्य वासु के यहां आने के समय बाहर गए हों और इसलिए वे वासु की पकड़ से मुक्त होने में कामयाब हो गए, लेकिन वे आज के बाद कभी वापस नहीं आ पाएंगे। इसके साथ ही ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का अध्याय समाप्त हो गया। वासु ने अब यहां कोई समय बर्बाद नहीं किया। इस जगह का कोई मूल्य नहीं था। मैग्मा ने सभी लाशों को खा लिया था। वासु ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्यों को उनके बेस के साथ दफना दिया। भविष्य में कोई भी ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का कोई निशान नहीं पा सकेगा। लोगों को केवल उनके नाम ही पता होंगे और जब भी लोग ड्रैगन स्लेयर गिल्ड की बात करेंगे तो उन्हें उग्रसेन साम्राज्य और उग्रसेन सम्राट भी याद आएंगे। वासु वेस्टर्निया महाद्वीप की मुख्य भूमि की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह रुक गया। रुको, मैं ड्रैगन पैलेस के टेलीपोर्टेशन फंक्शन के बारे में कैसे भूल गया। मैं बस ड्रैगन पैलेस में वापस टेलीपोर्ट कर सकता हूं। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना वासु वापस इस्तारिन साम्राज्य में टेलीपोर्ट हो गया। वह सीधे अपने बेडरूम में टेलीपोर्ट हो गया। अब मेरे आंकड़े देखें। मुझे अपने आंकड़े देखे हुए काफी समय हो गया है। नाम वासु बेनिथ अनजाति। ड्रैगन रक्तरेखा दिव्य क्रिम्सन तूफान ड्रैगन। शीर्षक ड्रैगन सम्राट। क्लास वॉर डांसर रून सम्राट स्टॉर्म मार्शल। स्तर 201 300। सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन। क्रिम्सन ब्लेज हथियार ग्रैंडमास्टर रूनिक एन्चैंटमेंट। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन रोअर। क्रिम्सन लाइटनिंग मैनिपुलेशन ड्रैगन मोनार्क आशीर्वाद। स्टॉर्म समन मैग्मा मैनिपुलेशन एंड निष्क्रिय कौशल। क्रिम्सन लाइटनिंग ब्लिंक मेंटल डिफेंस। इन्फर्नो ओवरड्राइव सोल ब्लेज फायरी आइज। कर्स ऑफ द हेवन ब्लेसिंग ऑफ क्रिम्सन। चार्म ऑफ प्लाज्मा क्रिम्सन लाइटनिंग डैश। एनरेज्ड लाइटनिंग स्पेल लाइटनिंग आर्मर। स्टॉर्म फलाइट एसिड रेन। ड्रैगन ट्रांसफर नया कौशल। ड्रैगन मोनार्क का डोमेन नया कौशल। कलाकृति पवन परी का कंगन 7 सागर का मुकुट। शक्ति 411 510। गति 753 प्लस 100 852 प्लस 100। सहन शक्ति 386 585। स्वास्थ्य 386 585। मन 4052 4151। निःशुल्क आंकड़े 0 198। अगर मैं अपनी चपलता में 198 आंकड़े जोड़ूं तो मेरी गति 1000 तक पहुंच जाएगी, लेकिन अपनी चपलता पर बहुत अधिक ध्यान देना भी अच्छा नहीं है। मुझे अपने स्वास्थ्य और सहन शक्ति को बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। मेरी सहन शक्ति जितनी अधिक होगी, मेरा शरीर उतनी ही तेजी से ठीक होगा। सहन शक्ति ईंधन की तरह है जो शरीर को चालू रखने के लिए आवश्यक है। मेरी सबसे बड़ी कमियों में से एक यह है कि मेरी सहन शक्ति बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जब वासु अपने सभी आंकड़े बढ़ाने वाले कौशल सक्रिय करता है तो हर सेकंड उसके मन के साथ साथ उसकी सहन शक्ति भी खत्म हो रही थी। यही कारण है कि कभी कभी बड़ी लड़ाई के बाद वासु बेहोश हो जाता है। मेरा स्वास्थ्य जितना बेहतर होगा, मेरी सहन शक्ति और मेरा मन उतनी ही तेजी से ठीक होगा।
इसलिए इन दो आंकड़ों को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा यह मुद्दा भविष्य में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। भविष्य में वासु के आंकड़े असंतुलित हो जाएंगे और जब ऐसा होगा तो उसके पास इसे उलटने का कोई तरीका नहीं होगा। सिस्टम मेरे निःशुल्क सांख्यिकी अंकों को विभाजित करता है और उन्हें मेरे स्वास्थ्य और सहन शक्ति में समान रूप से वितरित करता है। 99 से अधिक अंक आपके स्वास्थ्य के लिए वितरित किए गए हैं। नील 99 से अधिक अंक आपके स्टैमिना को वितरित किए गए हैं। नाम वासु बैनित, जाति ड्रैगन, रक्तरेखा दिव्य क्रिम्सन तूफान ड्रैगन, शीर्षक ड्रैगन सम्राट कृपया अवश्य पधारिए, क्लास वॉर डांसर, रून सम्राट, स्टॉर्म मार्शल स्तर 201 300, सहज कौशल, त्वरित सीखना और अनुकूलन, क्रिम्सन ब्लेज, हथियार ग्रैंडमास्टर, रूनिक एन्चैंटमेंट, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रैगन रोअर, क्रिम्सन लाइटनिंग मैनिपुलेशन, ड्रैगन मोनार्क आशीर्वाद, स्टॉर्म समन, मैग्मा मैनिपुलेशन, निष्क्रिय कौशल, क्रिम्सन लाइटनिंग ब्लिंक, मेंटल डिफेंस, इन्फर्नो ओवरड्राइव, सोल ब्लेज, फायरी आइज, स्वर्ग का अभिशाप, क्रिम्सन का आशीर्वाद, प्लाज्मा का आकर्षण, क्रिम्सन लाइटनिंग डैश, क्रोधित लाइटनिंग मंत्र, लाइटनिंग कवच, स्टॉर्म फ्लाइट, एसिड रेन, ड्रैगन ट्रांसफर, ड्रैगन सम्राट का डोमेन, कलाकृति, पवन परी का कंगन, 7 सागर का मुकुट एंड शक्ति, 510 एस स्पीड, 852 प्लस के 100, सहन शक्ति 485 584, स्वास्थ्य 485 584, मान 4 1111, निःशुल्क आंकड़े 198 0, ड्रैगन ट्रांसफर तीसरा क्रम, निष्क्रिय कौशल। विवरण: एक विशेष निष्क्रियता जिसे मेजबान ने ड्रैगन पैलेस बनाते समय सीखा था। केवल ड्रैगन सम्राट के पास ही यह निष्क्रिय कौशल है। फंक्शन: इस कौशल का उपयोग करके ड्रैगन सम्राट किसी भी सेकंड में आपके किसी भी रक्तवाहिकाओं, ड्रैगनैन और ड्रैगन सैनिकों के साथ स्थान बदल सकता है। इस कौशल का उपयोग करने के लिए किसी भी मैना की आवश्यकता नहीं है। इस कौशल का उपयोग जितनी बार किया जा सकता है वह असीमित है और इस कौशल के लिए कोई कूल डाउन समय नहीं है। यह उन कौशलों में से एक है जो मैंने ड्रैगन पैलेस के निर्माण के समय प्राप्त किए थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने इस कौशल का उपयोग नहीं किया है। बाद में मुझे इस कौशल को आजमाना चाहिए। इस कौशल में मेरी सबसे अच्छी और सबसे मजबूत निष्क्रिय कौशल में से एक बनने की क्षमता है। खास तौर पर युद्ध के समय वासु स्थान बदलने में सक्षम होगा। वह कई युद्ध क्षेत्रों में जा सकेगा। यही वह कौशल है जिसका प्रयोग मैंने नरभक्षी राक्षस को हराने के लिए किया था। ड्रैगन सम्राट का डोमेन, तृतीय क्रम निष्क्रिय कौशल। विवरण: ड्रैगन सम्राट का डोमेन एक बेरसक श्रेणी निष्क्रिय कौशल है जिसे मेजबान ने ड्रैगन पैलेस बनाते समय सीखा था। जब यह कौशल सक्रिय होता है तो मेजबान का पूरा शरीर गहरे लाल रंग में चमक उठेगा। मेजबान के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता रहेगा। मेजबान का शरीर मैग्मा की तरह गर्म हो जाएगा। आसमान अस्त व्यस्त हो जाएगा। 10 किलोमीटर के भीतर आसमान से भयंकर लाल बिजली की वोल्ट की बारिश होगी। मेजबान के आसपास की 10 किलोमीटर की जमीन का तापमान बढ़ता रहेगा। फंक्शन 1: जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो अगले 5 सेकंड के लिए मान को छोड़कर होस्ट के सभी आंकड़े 5 सेकंड की अवधि के लिए 3 गुना हो जाएंगे। जब कौशल सक्रिय होता है तो होस्ट 10 मीटर की सीमा के भीतर कहीं भी टेलीपोर्ट करने में सक्षम होगा। 5 सेकंड के बाद होस्ट का सारा मान खत्म हो जाएगा। होस्ट बेहोशी की हालत में चला जाएगा। वासु को मैनाइटर राक्षस के साथ अपनी लड़ाई याद आ गई। वह लड़ाई वासु द्वारा लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। उस लड़ाई में वासु लगभग मर ही गया था।
अगर एडम उसे बचाने के लिए समय पर नहीं आता तो वह मर जाता। यह कौशल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से इन कौशलों का उपयोग करने के बाद न केवल मेरा सारा मन समाप्त हो जाएगा, बल्कि मैं भी जाने कितनी देर के लिए बेहोश रह जाऊंगा। वासु ने अपना हाथ अपनी छाती के बाईं ओर रखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल की धड़कन महसूस की। यह चमत्कार है कि मैं जीवित रहने में कामयाब रहा। अगर वह काला न होता तो शायद मैं वहीं मर जाता। अजीब बात यह है कि उसे कोई डर नहीं लगा, उसे बस पछतावा हुआ। उसे अपनी पत्नियों के साथ लंबा जीवन न जी पाने का अफसोस था। उसे कई अन्य बातों का भी अफसोस था। अवनी भी वासु को बेडरूम में देखकर हैरान थी। उसने उससे पूछने से पहले एक हल्की सी मुस्कान दी। मुझे लगा कि तुम बाहर गए हो। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं बीवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह सुनकर अवनी चिंतित हो गई। क्या है? अवनी वासु के बगल में बैठ गई। वासु ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसके दाहिने कंधे पर झुक गया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। 5 मिनट की खामोशी के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और तरोताजा महसूस किया। अवनी ने उसे वह मानसिक ऊर्जा दी जिसकी उसे जरूरत थी। जल्द ही एक और युद्ध होने वाला है। मुझे इस तारिन साम्राज्य के दुश्मनों का भी पता चल गया है। इससे पहले कि वे हमला करें, मैं उन पर हमला करने जा रही हूं। इसलिए आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगी। यह सुनकर अवनी थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने वासु को यह नहीं दिखाया। अवनी ऐसे समय में अपना निराश चेहरा दिखाकर अपने पति का मनोबल नहीं गिरा सकती थी। उसे लगा कि उसकी पत्नी होने के नाते वह अपने पति का मनोबल बढ़ाएगी। क्या यह एक कठिन लड़ाई होगी? कीमिया की देवी ने धीमी आवाज में पूछा। जब तक सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चलेगा, तब तक कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। वासु ने अवनी को अपनी बाहों में खींचने से पहले उसके माथे पर एक चुंबन लिया। जब मैं दूर रहूं तो एक अच्छी लड़की बनना। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी तो मैं हमारे रात के सेशन के दौरान तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करूंगा। उसने धीरे से ये शब्द उसके कानों में फुसफुसाए। अवनी ने उसका पहला वाक्य सुनकर मुंह बना लिया, लेकिन उसके शब्दों के आखिरी हिस्से ने उसे शर्मसार कर दिया। छाया द्वीप साम्राज्य। यह साम्राज्य पश्चिमी क्षेत्र के बिल्कुल पश्चिम में स्थित है। शैडो आइलैंड साम्राज्य 9 बड़े द्वीपों पर बना है। प्रत्येक द्वीप स्टारिन साम्राज्य की राजधानी शहर एजियोर शहर से लगभग 2 गुना बड़ा है। छाया शब्द की उत्पत्ति गरजने वाले बादलों से हुई है, जो साम्राज्य के 9 द्वीपों के ऊपर मंडराते हैं। गरजने वाले बादल सूर्य की रोशनी को छाया द्वीपों तक पहुंचने से रोकते हैं। केवल दिसंबर के महीने में ही छाया द्वीपों को कुछ धूप मिलती है। पूरे साल में 11 महीने तूफानी बादल छाया द्वीपों के आसमान को ढकते हैं, लेकिन गरजने वाले बादलों से ढके होने के बावजूद द्वीपों पर बहुत कम बारिश होती है। शैडो आइलैंड्स एम्पायर में लगभग 5.8 मिलियन लोग रहते थे। 5.8 मिलियन आबादी में से लगभग 3 मिलियन लोग इंसान थे। शैडो आइलैंड्स एम्पायर में लगभग 1.1 मिलियन जानवर जाति के लोग रहते थे। शेष 1.7 मिलियन आबादी में पिशाच, सक्कुबस, वेयरवुल्फ और गिरे हुए देवदूत थे। शैडो आइलैंड साम्राज्य ध्रुव आइल महाद्वीप का एकमात्र साम्राज्य था जिसमें दानव जाति के लोगों की संख्या इतनी अधिक थी। दानव जाति के लोगों की जनसंख्या 1.7 मिलियन होने का एक कारण है, और यह कारण उन गरजने वाले बादलों से जुड़ा है जो पूरे वर्ष में लगभग 11 महीनों तक सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं। 9 छाया द्वीपों में एक खास तरह की जड़ी बूटी उगती है। यह जड़ी बूटी सूरज की रोशनी में और 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान वाली जगहों पर नहीं उग सकती। जब यह जड़ी बूटी परिपक्व हो जाती है तो इस जड़ी बूटी से बनी गोलियां दानव जाति के लोगों को अपनी साधना की गति बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इस जड़ी बूटी को बढ़ने और परिपक्व होने में
लगभग 6 से 9 महीने लगते हैं। केवल दानव जाति के लोग ही इस जड़ी बूटी से लाभ उठा सकते हैं, चाहे वह सक्कुबस हो या इनक्यूबस या फॉलन एंजेल या वेयरवोल्फ। सभी दानव जाति के लोग इस जड़ी बूटी की इच्छा रखते थे। उनके लिए यह जड़ी बूटी सोने जितनी कीमती थी। इस चमत्कारी जड़ी बूटी का नाम था थंडर बे लीफ, और शैडो आइलैंड्स एम्पायर पूरी दुनिया में उन चंद जगहों में से एक था जहां थंडर बे लीफ उगता है। शैडो आइलैंड्स एम्पायर के लोग थंडर बे लीफ को अपना हरा सोना भी कहते हैं। एक कारण यह है कि थंडर बे लीफ को बहुत कीमती माना जाता है और इसे कई अन्य हिस्सों में निर्यात किया जाता है। तथ्य यह है कि शैडो आइलैंड एम्पायर पूरे ध्रुव आइल महाद्वीप में एकमात्र स्थान है जहां हरा सोना यानी थंडर बे लीफ उगता है, जो इसे बहुत मूल्यवान बनाता है। महान सम्राट और शैडो आइलैंड्स साम्राज्य के शाही परिवार ने विदेशी साम्राज्यों और महाद्वीपों को ग्रीन गोल्ड बेचकर ही अपनी अपार संपत्ति बनाई। शैडो आइलैंड्स साम्राज्य थंडर बे लीफ के महत्व को जानता है और यही कारण है कि थंडर बे लीफ के खेतों की रक्षा के लिए 10,000 से अधिक सैनिकों को भेजा जाता है। सम्राट थंडर बे लीफ को बेचकर मिलने वाले मुनाफे को अपने 8 अद्विक के साथ साझा नहीं करता है, जबकि थंडर बे लीफ की लगभग 80% जड़ी बूटियां अद्विक के इलाकों में उगाई जाती हैं। जब थंडर बे लीफ की जड़ी बूटी परिपक्व हो जाती है तो सम्राट अद्विक को 1 पैसा दिए बिना उनसे हरा सोना ले लेता है। अगर 8 अद्विक को थंडर बे लीफ हर्ब को खुद बेचने की अनुमति दी जाती तो ज्यादातर मुनाफा सीधे उनकी जेब में जाता और अद्विक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते। अगर किसी साम्राज्य का अद्विक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो इस बात की संभावना है कि अद्विक शाही परिवार के खिलाफ विद्रोह कर सकता है और सम्राट को उखाड़ फेंक सकता है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे शैडो आइलैंड सम्राट और उसका शाही परिवार होते देखना चाहता था। यही कारण है कि अद्विक को कभी भी अपने दम पर ग्रीन गोल्ड बेचने का अधिकार नहीं दिया गया। शैडो आइलैंड एम्पायर की सालाना आय का लगभग 90% हिस्सा थंडर बे लीफ हर्ब के निर्यात से आता है। 9 बड़े द्वीपों से बना एक साम्राज्य होने के बावजूद शैडो आइलैंड्स एम्पायर ग्रीन गोल्ड के निर्यात से प्राप्त धन के साथ पश्चिमी क्षेत्र के 7 महान साम्राज्यों में से एक बनने में सक्षम था। शैडो आइलैंड एम्पायर का क्षेत्र 9 बड़े द्वीपों से बना है। हर 9 द्वीप इस्तारिन साम्राज्य की राजधानी एजियोर शहर के वर्तमान आकार से 2 गुना या शायद उससे भी बड़ा है। एशकोर द्वीप मुख्य और केंद्र द्वीप है। एशकोर द्वीप साम्राज्य के केंद्र में स्थित है। एशकोर द्वीप अकेले शैडो आइलैंड साम्राज्य के सभी थंडर बे लीफ हर्ब का 20% उत्पादन करता है। जायोन शहर शैडो आइलैंड साम्राज्य की राजधानी है। इसके अलावा एशकोर द्वीप वह स्थान भी है जहां छाया द्वीप साम्राज्य के सम्राट अपने परिवार के साथ रहते हैं, जबकि अन्य 8 छाया द्वीप अद्विक द्वारा शासित हैं। शाही परिवार सीधे एशकोर द्वीप को नियंत्रित करता है। 9 छाया द्वीपों में से एशकोर द्वीप साम्राज्य के भीतर सबसे अमीर और सबसे समृद्ध छाया द्वीप है। इस द्वीप पर विभिन्न जातियों के लगभग 1 करोड़ 19 लाख लोग रहते हैं। जब छाया द्वीप साम्राज्य का गठन हुआ था तो सम्राट ने 8 द्वीपों की देखभाल के लिए 8 कुलीन परिवारों को नियुक्त किया था। प्रत्येक कुलीन परिवार का मुखिया अद्विक होता है, जो 8 छाया द्वीपों में से एक पर शासन करने के लिए जिम्मेदार होता है। 8 द्वीपों के नाम हैं: 1 समरमंड द्वीप, 2 द एन्चांटेड होल्म, 3 वेयडेन द्वीप कृपया अवश्य पधारिए, 4 स्टोन मिनिस्टर होल्म, 5 स्टारफिश द्वीप, 6 पर्ल चेन, 7वां ब्रिसबर्ग द्वीप, 8वां लांगबोया द्वीप। हर 8 द्वीप किसी न किसी बात के लिए खास हैं। उदाहरण के लिए लैंगबोया सिर्फ एक बड़ा द्वीप नहीं है,
लैंगबोया द्वीप सैकड़ों छोटे द्वीप हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब स्थित हैं। ब्रिसबर्ग द्वीप दूसरा सबसे बड़ा छाया द्वीप है। छाया द्वीपों में एनचांटेड होल्म सबसे बड़ा है। एनचांटेड होल्म का आकार एज्योर शहर के आकार से लगभग 5 गुना है। जैसे ही रात के अंधेरे ने पूरे छाया द्वीप साम्राज्य को निगल लिया, ड्रैगन सम्राट छाया द्वीप साम्राज्य की राजधानी में आ पहुंचा। जैसे ही वासु टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर निकला, सियायोन शहर का गिल्ड मास्टर आगे बढ़ा। डार्क एल्फ ने उग्रसेन साम्राज्य को धनुष भेंट किया। सियायोन शहर में आपका स्वागत है, महामहिम। धन की देवी को सहयोगी के रूप में पाना वासु की सबसे बड़ी ताकत और फायदे में से एक था। चूंकि एलिसिया ने ध्रुव आइल महाद्वीप में अपने सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड की शाखाएं खोलने में कामयाबी हासिल कर ली थी, इसलिए वासु या शैडो गार्जियन डिवीजन के किसी भी व्यक्ति के लिए किसी साम्राज्य या राज्य में घुसपैठ करना बहुत आसान हो गया था। सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड की प्रत्येक शाखा टेलीपोर्टेशन सर्कल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एलिसिया ने वासु और शैडो गार्जियन को टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करने की अनुमति दी। वासु डार्क एल्फ मैन के पास गया, जो सियायोन शहर का गिल्ड मास्टर है। वासु ने डार्क एल्फ के दाहिने कंधे को थपथपाया। इतनी कम सूचना में सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ड्रैगन पैलेस में लौटने के बाद वासु ने शैडो आइलैंड्स साम्राज्य को नष्ट करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। मुझे पूरे साम्राज्य को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस शाही परिवार और सम्राट को हटाने की जरूरत है। आज रात से पहले वासु को शैडो आइलैंड साम्राज्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने सोचा कि शैडो आइलैंड साम्राज्य एक और साधारण द्वीप साम्राज्य है, लेकिन एलिसिया के जरिए मिली जानकारी और शैडो गार्डियन डिवीजन द्वारा जुटाई गई जानकारी से वासु अब शैडो आइलैंड साम्राज्य को जीतने में दिलचस्पी लेने लगा था। वासु को थंडर बे लीफ हर्ब से खास तौर पर लगाव था। शैडो आइलैंड्स एम्पायर की राजनीतिक संरचना उतनी मजबूत नहीं थी। सम्राट ही था जिसने 8 अद्विक को एक साथ रखा था। अगर सम्राट न होता तो अब तक 8 अद्विक एक दूसरे से कई खूनी युद्ध लड़ चुके होते। अनुभव से वासु जानता था कि इस तरह के साम्राज्यों को जीतना वाकई आसान है। अगर वासु सम्राट और शाही परिवार को हटाकर पूरे साम्राज्य को इस तारिन साम्राज्य के अधीन कर भी दे, तो भी लोगों की ओर से कोई विरोध नहीं होगा। वासु अपने लाखों सैनिकों और ड्रैगनियन के साथ छाया द्वीपों पर आक्रमण कर सकता था, लेकिन इससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होता और अन्य 2 पश्चिमी द्वीप साम्राज्य सतर्क हो जाते। उसका उद्देश्य छाया द्वीप साम्राज्य को जल्द से जल्द जीतना और फिर अन्य 2 साम्राज्यों पर जाना था। वह इकोनेक्सस साम्राज्यों द्वारा उग्रसेन साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा करने से पहले ऐसा करना चाहता था। अगर यह पहले होता तो वासु कभी भी ऐसा जोखिम भरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब वह डरता नहीं था। वह इस महाद्वीप पर किसी भी शिखर 5वें क्रम के साधक को हरा सकता है। शिखर 3 क्रम पर पहुंचने के बाद उसकी शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं। अब कोई भी शिखर 5वें क्रम का साधक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह विनम्र सेवक आपकी प्रशंसा के योग्य नहीं है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ वही जानकारी दी है जो मैंने पहले ही इकट्ठा कर ली थी। डार्क एल्फमैन गिल्ड लीडर और उग्रसेन सम्राट के बीच के रिश्ते को जानता था। हालांकि वह 100% निश्चित नहीं था, लेकिन उसने गिल्ड लीडर के उग्रसेन सम्राट की मंगेतर होने के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं। वासु ने अपना सिर हिलाया। मैं पहली बार यहां आया हूं, मैं सियायोन शहर में घूमना चाहता हूं। डार्क एल्फ ने सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि यह सियायोन शहर के चारों ओर एक सामान्य सैर से कुछ अलग होगा।
अशकोर द्वीप पर वासु के शैडो आइलैंड साम्राज्य में आने से पहले यथार्थ, मुदित, जोश और दयानंद 1 घंटे पहले ही जायंट सिटी में पहुंच चुके थे। उग्रसेन साम्राज्य के 4 सेनापति एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। उनके लिए असफलता कोई विकल्प नहीं था। अगर वे असफल हो गए तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा और शैडो आइलैंड साम्राज्य पर जल्दी से विजय प्राप्त करने की उनकी संभावनाएं सफल नहीं होंगी। वासु ने जोश, दयानंद, यथार्थ और मुदित को इस मिशन के लिए इसलिए भेजा क्योंकि उनकी क्षमताएं बहुत अच्छी थीं। यथार्थ एक हत्यारा था। इसका मतलब था कि वह छिपने में माहिर था। अपनी छाया हेरफेर का उपयोग करके वह किसी को भी संदेहास्पद बनाए बिना चुपके से ऐशकोर द्वीप पर घूम सकता था। मुदित भ्रम में एक विशेषज्ञ थी। वह इस्तारिन साम्राज्य में वर्तमान में सबसे अच्छी भ्रम जादू उपयोग करता थी। अपनी जादू की साधना के साथ शुरुआती 4 क्रम तक पहुंचने के बाद वह अब 5वें क्रम के साधकों को छोड़कर किसी से भी छिपने के लिए अपने भ्रम का उपयोग कर सकती है। दयानंद डार्क एल्फ धनुष और तीर चलाने में माहिर था। दयानंद को शक्तिशाली दृष्टि का वरदान प्राप्त था। वह रात के समय भी 5 किलोमीटर तक देख सकता था। दिन के समय दयानंद 10 किलोमीटर दूर से भी दुश्मनों को देख सकता था। अपनी साधना को पुनः प्राप्त करने के बाद उसकी तीर चलाने की शक्ति और भी बढ़ गई। दयानंद निस्संदेह उग्रसेन साम्राज्य का सबसे अच्छा तीरंदाज था। दयानंद कई किलोमीटर दूर से तीर चला सकता है। इसने दयानंद को इस मिशन के लिए एकदम सही बनाया। अपनी अद्भुत दृष्टि और तीरंदाजी के अलावा दयानंद एक शुरुआती चौथे ऑर्डर साधक था। वह किसी भी मिड चौथे ऑर्डर को लड़ाई में हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। और अंत में जोश एक जानवर जाति है। शेर जनजाति के आदमी के पास अपने नंगे हाथों से एक पीक 3 ऑर्डर कल्टीवेटर को फाड़ने की शक्ति थी। वासु की दिव्य रक्त रेखा ने जोश को आधा ड्रैगन बना दिया है। इसने चौथे डिवीजन के कप्तान को और भी शक्तिशाली बना दिया है। जोश शुरुआती चौथे ऑर्डर तक पहुंचने में कामयाब रहा है। मुदित को छोड़कर, जिसके पास रॉयल फॉक्स क्वीन का वंश था, बाकी 6 जनरल ड्रैगनियन थे। इतना ही नहीं, जनरलों को ड्रैगन पैलेस के अंदर रहने और साधना करने की भी अनुमति थी। ड्रैगन पैलेस ने सभी ड्रैगन की साधना की गति को बढ़ा दिया, खासकर उन लोगों को जिनके पास वासु की दिव्य रक्त रेखा थी। उन्हें अधिकतम लाभ मिला। इसके अलावा अवनी ने उनके लिए जो भी साधना की गोलियां बनाई हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने कम समय में सभी जनरल इतने मजबूत बनने में कामयाब हो गए। आमतौर पर किसी जीनियस को भी पीक 3 ऑर्डर शुरुआती 4 ऑर्डर तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। कुछ राज्यों के लिए पीक 3 ऑर्डर या शुरुआती 4 ऑर्डर जनरल बनाने में 10 से 30 साल तक का समय लगता है, लेकिन उग्रसेन साम्राज्य 1 साल से भी कम समय में ऐसा करने में सक्षम था। सियोन शहर की सड़कों पर चलते हुए वासु पूरी तरह से निश्चिंत था। उसे पूरा यकीन था कि उसके सेनापति असफल नहीं होंगे। दृश्य परिवर्तन। सियोन शहर के केंद्र में एक बहुत बड़ा महल था। महल से सियोन शहर के छोर देखे जा सकते हैं। यह महल शैडो आइलैंड्स साम्राज्य की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना थी। शैडो आइलैंड्स साम्राज्य का शाही परिवार और सम्राट उस महल में रहते थे। 1000 से ज्यादा सैनिक महल की रखवाली करते थे। सम्राट एक सतर्क व्यक्ति था, इसलिए उसने सियोन शहर के भीतर एक और दीवार बनवाई। दीवारें 15 मीटर ऊंची और बहुत मजबूत थीं। दीवारें महल के 5 किलोमीटर के दायरे में बनाई गई थीं। दीवारें किसी को भी महल के पास आने से रोकने के लिए बनाई गई थीं। दीवारों के भीतर महल के चारों ओर बने सभी घर सम्राट के थे। ये घर शाही अधिकारियों, उच्च पदस्थ सैनिकों और रईसों को दिए गए थे। यहाँ केवल उच्च राजनीतिक शक्ति वाला कोई व्यक्ति ही रह सकता है। दीवारों पर करीब 2 कुलीन सैनिक पहरा देते थे।
कुलीन सैनिक बिना सम्राट के आदेश के किसी को भी दीवार के अंदर नहीं जाने देते थे। जो बिना अनुमति के अंदर घुसने की कोशिश करता उसे मार दिया जाता, चाहे वह व्यक्ति सम्राट का अपना बेटा ही क्यों न हो। उस पर कोई दया नहीं दिखाई जाती। कुल मिलाकर पूरे द्वीप के आसपास सुरक्षा बहुत सख्त थी। यही कारण है कि वासु ने इस मिशन के लिए दयानंद, मुदित, जोश और यथार्थ को भेजने का फैसला किया। वासु सम्राट पर खुलेआम हमला कर सकता था, लेकिन इससे उसकी पोल खुल जाती। योजना सम्राट की जान को यथासंभव चुपचाप खत्म करने की थी। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि अगर वासु खुलेआम हमला करता है तो सम्राट भागने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल कर सकता है। छाया द्वीप साम्राज्य के शाही महल के भीतर सम्राट एक खिड़की के सामने खड़ा था और सिययोन शहर को देख रहा था। जब भी वह सिययोन शहर को देखता, सम्राट का दिल अंतहीन गर्व, अहंकार और संतुष्टि से भर जाता। यह शहर दर्शाता है कि वह अपने जीवन में कितनी दूर तक पहुंच गया है। यह शहर एक प्रतीक था जो दर्शाता था कि छाया द्वीप साम्राज्य के सम्राट के रूप में अपने लंबे शासनकाल में सुशांत ने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। घूंट। सुशांत ने रेड वाइन का एक घूंट लिया और सिययोन शहर को घूरने लगा। हर रात सम्राट अपने बेडरूम की खिड़की से सिययोन शहर को देखने में कम से कम 1 घंटा बिताते थे। हे प्यारे पिता, मुझे आशा है कि आप मुझे स्वर्ग से देख रहे होंगे। मरने से पहले आपने कहा था कि मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं। पिता, आपको वर्तमान छाया द्वीप साम्राज्य को देखना चाहिए। मैं छाया द्वीप साम्राज्य का सबसे महान सम्राट हूं। मेरे शासन में सम्राट ने सभी दिशाओं में विस्तार किया है। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ गई। मैंने उन सभी रईसों को दबा दिया जो मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते थे। सम्राट की आवाज अंतहीन गर्व और अहंकार से भरी हुई थी। सुशांत लक्स जॉर्ज का दूसरा बेटा है। करीब 141 साल पहले लक्स के जॉर्ज चाहते थे कि उनका पहला बेटा ल्यूक उनका उत्तराधिकारी बने। सुशांत को सबसे बेकार राजकुमार माना जाता था। जब सुशांत छोटा था तो अपने भाई ल्यूक के विपरीत, जो दयालु, मेहनती और साधना में प्रतिभाशाली था, सुशांत अपना सारा समय महिलाओं की वासना में बिताता था। सुशांत अपनी नजर में आने वाली हर खूबसूरत महिला के साथ सोता था। अपने बड़े भाई के विपरीत सुशांत आलसी, घमंडी था और उसकी साधना करने की प्रतिभा औसत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लक्स सुशांत से और अधिक नाखुश होता गया। उस समय शैडो आइलैंड्स को एक साम्राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक राज्य के रूप में जाना जाता था। इसे अभी तक सम्राट का दर्जा नहीं मिला था। ल्यूक के राजा बनने से पहले ही सुशांत ने अपने बड़े भाई को मार डाला। सुशांत यहीं नहीं रुका, उसने अपने पिता और मां को भी मार डाला। जो लोग उसके पिता और बड़े भाई के बहुत करीब थे, उन सभी को एक ही रात में मार डाला गया। सुशांत ने बच्चों को भी भागने नहीं दिया, उसने उन सभी को मार डाला। मरने से पहले लक्स ने कहा कि सुशांत राजा बनने के लायक नहीं है। तब से सुशांत अपने पिता को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। सुशांत ने अपने विरोधियों के सभी कुलीनों को मार डाला। उस समय पूरा शैडो आइलैंड साम्राज्य अराजकता में था। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न गुप्त साधनों का उपयोग करके सुशांत इस साम्राज्य को बढ़ाने में कामयाब रहा है। मैं इस साम्राज्य पर 141 वर्षों से अधिक समय से शासन कर रहा हूं। आपने कहा कि मैं असफल हूं। अब मेरी ओर देखिए, क्या मैं आपके पिता को असफल लगता हूं? मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाहता था। प्रत्येक बीतते दिन और मिनट के साथ मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी महत्वाकांक्षा इस ब्रह्मांड की तरह बढ़ती जा रही है। पहले मैं राजा होने से संतुष्ट था, लेकिन अब मैं पूरे पश्चिमी क्षेत्र का शासक बनना चाहता हूं। सुशांत के पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। उसके पास शक्ति, धन और महिलाएं थीं।
सुशांत अपने जीवन के हर पल का आनंद ले रहा था, लेकिन अपने जीवन का आनंद लेते हुए सुशांत का ध्यान ध्रुव आइल महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र पर गया। यह एक विशेष साम्राज्य था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया था, और वह साम्राज्य था इस्तारिन साम्राज्य। सुशांत को माना पत्थर की खदानों में दिलचस्पी थी। अगर सुशांत दक्षिणी क्षेत्र की सभी माना पत्थर की खदानें हासिल करने में सक्षम हो जाता है, तो वह पूरे ध्रुव आइल महाद्वीप में माना पत्थरों की कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो कोई भी सुशांत को शैडो आइलैंड्स साम्राज्य को ध्रुव आइल महाद्वीप के भीतर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनने से नहीं रोक पाएगा। मुझे ड्रैगन सम्राट के जीवन को समाप्त करने के लिए एक और योजना के बारे में सोचना होगा। यह आदमी मेरे रास्ते में एक बड़ी बाधा बन गया है। जब तक वासु मर चुका है, सुशांत कुछ अन्य साम्राज्यों के साथ हाथ मिला सकता है और पूरे स्टारिन साम्राज्य पर नियंत्रण कर सकता है। सुशांत को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कितनी नादानी से सोच रहा था। अन्य साम्राज्यों के विपरीत, जो आतंक फैलाने और अन्य राज्यों या साम्राज्यों को धमकाने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं, इस्तारिन साम्राज्य ने कभी भी वास्तव में नहीं दिखाया कि वह क्या करने में सक्षम है। मैं सोच रहा था कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड वासु को मारने का काम कर पाएगा। लगता है मैं गलत था। मैंने अपना पैसा बर्बाद कर दिया। सुशांत ने गिलास में शराब भर दी। सुशांत जिस कांच का इस्तेमाल कर रहा था वह इस्तारिन साम्राज्य द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वासु ने कांच के वितरण और आपूर्ति का काम धन की देवी को सौंप दिया था। एलिसिया ने कांच को इस तरह बेचा कि कोई भी साम्राज्य यह पता नहीं लगा पाया कि कांच कहां और कैसे बनाया जाता है। रईस लोग फैंसी चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। रईस महिलाएं चमचमाती चीजों की ओर आकर्षित होती हैं। जब बाजार में क्रिस्टल की जगह कांच ने ले ली तो यह तुरंत सभी 6 महाद्वीपों में हिट हो गया। एलिसिया को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी कि कांच सभी 6 महाद्वीपों पर उपलब्ध हो। मुख्य महाद्वीप में कांच बेचने के लिए भले ही कुछ व्यापारियों ने एलिसिया से प्रस्ताव लिए, लेकिन उसने विनम्रता से उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। जबकि सुशांत स्वयं को संपूर्ण ध्रुव आइल महाद्वीप का सम्राट बनने की कल्पना कर रहा था, उसी समय एशकोर द्वीप पर कुछ बड़ी घटना घटी। एशकोर द्वीप के 4 कोनों पर 4 1 मीटर बड़े क्यूब्स चमकदार सफेद रोशनी में चमक रहे थे। 4 क्यूब्स ने एक सघन मैना तरंग जारी की जो तुरंत पूरे एशकोर द्वीप पर फैल गई। क्यूब्स के शरीर पर बहुत छोटे रूनिक शब्द बने हुए थे। तीव्र चमक के कारण कोई भी क्यूब्स के शरीर पर रूनिक शब्दों को नहीं देख पा रहा था। मैना तरंग को एशकोर द्वीप में उभर रहे पीक 4थे क्रम और 5वें क्रम साधकों ने महसूस किया। दुश्मन ने हमला कर दिया है, 5वें क्रम के एक नौसिखिए जनरल ने चिल्लाकर कहा। अगले ही पल चारों क्यूब्स हवा में उठ गए। वह क्या है? सुशांत ने दूर से एक चमकती हुई वस्तु को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अगले ही पल उसकी आंखों के नीचे पूरे एशकोर द्वीप के चारों ओर एक हल्के नीले रंग की दीवार बनने लगी। यह दुश्मन का हमला है। पूरे एशकोर द्वीप पर दहशत फैल गई। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। कुछ सेकंड बाद पूरे द्वीप के चारों ओर एक हल्के नीले रंग की पारदर्शी बाधा बन गई थी। इस समय एक शीर्ष 4 क्रम साधक भी द्वीप से बाहर निकलने या प्रवेश करने में सक्षम नहीं था। केवल एक 5 क्रम साधक ही बाधा को तोड़ सकता है, लेकिन वासु ऐसा नहीं होने देने वाला था। टकराना। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि हम पर हमला हो रहा है। 3 नौसिखिए 5वें क्रम के साधक सुशांत के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए। सुशांत घबराया नहीं। उसने हल्के नीले रंग के अवरोध को देखा और बस मुस्कुराया।
मुझे आश्चर्य है कि कौन इतना मूर्ख है कि एशकोर द्वीप पर हमला कर दे। क्या उन्हें नहीं पता कि एशकोर द्वीप छाया द्वीपों का आधार है? यहां मैं सब कुछ नियंत्रित करता हूं, यहां तक कि एक पक्षी को भी अगर यहां अपना घोंसला बनाना है तो उसे मेरी अनुमति लेनी होगी। क्या तुम लोग इस बाधा को तोड़ सकते हो? सुशांत ने नरम स्वर में पूछा। हम में से कोई एक ही इस अवरोध को तोड़ सकेगा, दूसरे जनरल ने उत्तर दिया। महाराज, क्या आप चाहते हैं कि हम अवरोध को तोड़ दें? एक अन्य 5वें क्रम के जनरल ने पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुशांत अपने तीनों जनरलों की ओर मुड़ा। मैं हमलावरों के चेहरे देखना चाहता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें मारते हैं या पकड़ते हैं। समझ गया। तीनों जनरल जल्द ही सुशांत के बेडरूम से गायब हो गए। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगा? हां, मैंने मन की लहर महसूस की। मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। वासु ने देखा कि सियोन शहर के लोग पूरे द्वीप पर अवरोध बनते देख घबरा गए। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ इस द्वीप की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महामहिम द्वारा बनाया गया कोई रक्षात्मक अवरोध है। उनमें से एक व्यक्ति ने सभी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति खुद अपनी बातों पर अनिश्चित लग रहा था। आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? क्या होगा यदि यह अवरोध इस द्वीप के सभी लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया हो? बकवास मत करो। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई दुश्मन पूरे द्वीप के चारों ओर एक बाधा बनाने की हिम्मत करे, और भले ही यह बाधा हम सभी को फंसाने के लिए बनाई गई हो। मुझे यकीन है कि महामहिम इस बाधा को तोड़ने और दुश्मन से निपटने के लिए सेना भेजेंगे। वासु ने देखा कि कुछ छोटे मोटे लोग सम्राट पर अपनी उम्मीदें लगाए हुए थे, जबकि ज्यादातर लोग बस घबराए हुए थे। साथ ही उसी समय कई अमीर लोग टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करने के लिए दौड़ पड़े। इस समय वे बस इस द्वीप से भागना चाहते थे। इन लोगों को इस द्वीप पर हमेशा के लिए फंस जाने का डर था। जवाब में पहरेदारों ने शहर के दरवाजे बंद कर दिए। जब तक हालात शांत नहीं हो गए, किसी को भी शहर में आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। पूरा सियोन शहर दहशत में था। लोग अनजानी बात से डरे हुए थे। मुझे लगता है कि अब काम खत्म करने का समय आ गया है। वासु ने अपने चेहरे पर काला मास्क लगाया और फिर भीड़ में गायब हो गया। रक्षात्मक व्यूह को शीघ्रता से सक्रिय करें। कैप्टन लियोन के आदेश के तहत एक पारदर्शी गुंबद नुमा अवरोध का निर्माण हुआ, जिसने पूरे सियोन शहर को कवर कर लिया। अब दूसरे रक्षात्मक व्यूह को सक्रिय करें। एक दूसरी पारदर्शी गुंबद नुमा दीवार बन गई, जिसने दूसरी दीवार के भीतर सब कुछ ढक लिया। उसी समय सैकड़ों सैनिक प्रशिक्षण मैदान और शिविरों से बाहर निकल आए। कुछ सैनिक दूसरी दीवार की रखवाली करने के लिए दूसरों के साथ मिल गए, जबकि अन्य सैनिक पहली दीवार की रखवाली करने चले गए। उसी समय दहशत की स्थिति को नियंत्रित करने और जनता को नियंत्रण में रखने के लिए सैनिकों के एक समूह को भेजा गया। सभी लोग जादुई तोपें लोड करें। मेरे आदेश पर फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। सैकड़ों जादुई तोपों में जादुई तोप के गोले लोड किए गए। उसी समय प्रत्येक तोप के सामने एक हरे रंग का पारदर्शी अवरोध बनाया गया। ये अवरोध उन सैनिकों की सुरक्षा के लिए थे जो जादुई तोपों को फायर करने और लोड करने के लिए जिम्मेदार थे। जादुई तीरंदाजों, अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे आदेश पर तीर चलाने के लिए तैयार हो जाओ। हजारों जादुई तीरंदाज दीवारों पर खड़े थे। तीरंदाज अपने कप्तान के आदेश पर अपने जादुई तीर चलाने के लिए तैयार थे। सभी लोग बहुत तनाव में थे। शैडो आइलैंड्स साम्राज्य के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी ने राजधानी पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत की थी। इससे पहले किसी सम्राट ने ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की थी। लियोन दूसरी दीवार पर जादू के तीरंदाजों के साथ खड़ा था और पूरी स्थिति को
शांति से देख रहा था। लियोन एक उच्च योगिनी है। लियोन का जन्म इस अनोखी क्षमता के साथ हुआ था कि वह इस दुनिया में हर जगह स्वतंत्र रूप से तैरने वाले मन के भीतर किसी भी गड़बड़ी को महसूस कर सकता है। अपने आसपास के मन में गड़बड़ी को महसूस करके लियोन उन साधकों से लड़ने में सक्षम है जिनके पास अपनी आभा को छिपाने की शक्ति है या अदृश्य होने का कौशल है। 30 सेकंड बाद लियोन के चेहरे पर एक नाखुशी भरी नजर आई। लियोन ने गुस्से से पीछे देखा और चिल्लाया, मैंने जिन नेक्रोमैंसर के बारे में पूछा था वे कहां हैं? लियोन ने गुस्से से पूछा। गार्डों का उपकप्तान भीड़ से बाहर आया। रिपोर्टिंग कैप्टन, हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। लियोन के विपरीत उपकप्तान और अन्य सभी गार्ड पूरे शरीर का कवच पहने हुए थे। लियोन ने युद्ध कवच पहना हुआ था, लेकिन उसने अपना हेलमेट नहीं पहना था। लियोन यह सुनकर थोड़ा भी खुश नहीं हुआ। क्या समस्या है? लियोन ने मन ही मन सोचा कि जो भी उस समस्या को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, उसे दंडित किया जाएगा। ऐसी आपातकालीन स्थिति में उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ने की जरूरत थी। इस स्थिति में हर सेकंड बहुत मायने रखता था। कैप्टन, टेलीपोर्टेशन एरे किसी कारण से काम नहीं कर रहा है। उप कैप्टन को इस बात की चिंता थी कि कैप्टन लियोन यह सुनकर क्या प्रतिक्रिया देगा। आखिरकार हर कोई जानता था कि लियोन कितना गुस्सैल स्वभाव का था। वैसे तो कल्पित बौने स्वभाव से शांत और सौम्य माने जाते हैं, लेकिन लियोन इसके बिल्कुल विपरीत है। लियोन आसानी से अपना आपा खो देता था, और जब भी वह अपना आपा खोता था तो उसके हाथों किसी को कष्ट या बदतर मौत का सामना करना पड़ता था। पिछले उपकप्तान की लियोन द्वारा हत्या कर दी गई थी, जब उपकप्तान ने एक छोटी सी गलती की थी जिससे लियोन नाराज हो गया था। क्या कुछ मिनट पहले टेलीपोर्टेशन सरणी ठीक काम कर रही थी? अगर कोई समस्या है तो मैना स्टोन्स को बदल दें। टेलीपोर्टेशन सरणी काम नहीं कर रही होगी क्योंकि मैना स्टोन्स की ऊर्जा खत्म हो गई है। लियोन ने आह भरकर शांत किया। सांस, यह सबसे बुनियादी बात है। आपने इसे क्यों नहीं बदला? कप्तान, मैं आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम पहले ही यह प्रयास कर चुके हैं। क्या? लियोन उलझन में था। कैप्टन, मैना स्टोन्स बदलने के बाद भी हम टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमने कितनी भी कोशिश की, टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय ही नहीं हो रहा है। इन शब्दों ने लियोन के दिमाग को एक सेकंड के लिए ठंडा कर दिया। लियोन असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। लियोन ने नेक्रोमैंसर को इसलिए बुलाया क्योंकि मरे हुओं को मरे हुओं में बदलने की उनकी क्षमता वाकई उनकी मदद करेगी, अगर दुश्मन पहली दीवार को तोड़कर दूसरी दीवार पर हमला कर दे। हालांकि लियोन सभी गार्डों का कप्तान था। उसके अधीन लगभग 5000 सैनिक थे। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और एक अलग उपाय के बारे में सोचा। नेक्रोमैंसर्स को बुलाने के लिए किसी को भेजो। जहां तक टेलीपोर्टेशन सरणी के साथ समस्या का सवाल है, मुझे लगता है कि किसी तरह गलती से रून सर्कल में से एक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे सरणी काम नहीं कर पा रही थी। टेलीपोर्टेशन सरणी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लियोन और उपकप्तान ने उस महिला की ओर देखा जो लियोन के बगल में दिखाई दी। महिला की त्वचा का रंग सांवला था और उसके बाल गर्दन तक काले थे। उसका शरीर मांसल था। उसकी लंबाई 6 फीट थी। वह शैडो आइलैंड साम्राज्य के 3 जनरलों में से एक है। वह सुशांत की सेवा करने वाली एक अमेजोनियन है। उसका नाम रीतिका है। जनरल, लियोन और अन्य सैनिकों ने जनरल को सलामी दी। रीतिका ने सभी को अनदेखा किया और एक निश्चित दिशा में देखा। ऐसा लगता है कि पहले से चली आ रही मैना तरंग किसी तरह टेलीपोर्टेशन एरे को काम करने से रोक रही है। इसका मतलब है कि इस समय कोई भी इस द्वीप में प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता है। आमतौर पर सैनिक पहली दीवार तक पहुंचने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते थे।
लेकिन अब जब टेलीपोर्टेशन एरे काम नहीं कर रहे थे तो उनके पास अपने पैरों पर दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसमें सैनिक की गति के आधार पर 5 से 10 मिनट लगते थे। चूंकि सियायोन शहर की पूरी आबादी पहली और दूसरी दीवारों के बीच रहती थी। यह सुनकर लियोन और उसके उपकप्तान दोनों हैरान रह गए। दुश्मन के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो टेलीपोर्टेशन एरे को काम करने से रोकती थी? सैनिकों को चिंतित देखकर रीतिका ने काले भाले को अपने कंधे पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इतना चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहीं रहो और दूसरी दीवार की रक्षा करो। मैं दुश्मन से निपट लूंगी। मैं यहां हूं। अचानक दीवारों के आसपास की हवा घनी हो गई। किसी कारण से सभी सैनिकों को घुटन महसूस हुई। यहां तक कि कैप्टन लियोन भी नहीं बचे। लियोन और अन्य लोगों को घुटन महसूस हुई। यहां तक कि सांस लेना भी उनके लिए सबसे मुश्किल काम हो गया था। रीतिका ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा कि उसके पीछे वासु है। अमेजोनियन इस बात से हैरान था कि कोई उसके पीछे बिना देखे ही आ गया। यहां तक कि 5वें क्रम के ज्यादातर साधक भी रीतिका पर छिपकर हमला नहीं कर सकते। कम क्रम के साधक तो और भी कम। वह जल्दी से पलटी और वासु का सामना किया। तुम कौन हो? रीतिका ने दुश्मन को देखने के लिए एक पल लिया। दुश्मन का पूरा शरीर लाल बिजली से ढका हुआ था। उसका पूरा चेहरा एक मुखौटे के नीचे छिपा हुआ था। उसके बाल गहरे नीले रंग के थे। उसकी मुट्ठी में एक काली शक्तिशाली तलवार थी। तलवार उसके मन के साथ कंपन करती हुई प्रतीत होती है और शक्तिशाली हत्या का इरादा छोड़ती है। हालांकि जनरल शांत और आत्मविश्वासी लग रहे थे, लेकिन अंदर से अमेजोनियन शांत नहीं था। आमतौर पर रीतिका चुनौतियों का स्वागत करती है और कठिन विरोधियों का सामना करते समय उसे उत्साहित करती है, लेकिन इस बार जब वह इस आदमी के सामने खड़ी हुई जिसका चेहरा एक मुखौटे के नीचे छिपा हुआ था, तो रीतिका को डर लगा। वह घबरा गई। उसे झिझक महसूस हुई। अपने जीवन में पहली बार जनरल ने इस आदमी से लड़ते समय बैकअप की इच्छा जताई। माफ करें, लेकिन मैं आपको अभी अपनी पहचान नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं आपको न सिर्फ अपना चेहरा दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको और भी ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। आप क्या सोचते हैं? वासु को रीतिका में मुख्य रूप से इसलिए दिलचस्पी थी क्योंकि यह अमेजोनियन बहुत छोटी है। रीतिका सिर्फ 22 या 23 साल की थी। वासु की राय में इस महिला को मारना बेकार होगा। इसके बजाय उसने रीतिका को उसके और स्थारिन साम्राज्य के लिए काम करने के लिए आमंत्रित किया। स्थारिन साम्राज्य में संसाधनों का उपयोग करके रीतिका कुछ ही समय में शिखर 5वें क्रम तक पहुंच सकती थी। तुम्हारे लिए काम करना? प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने राजा को धोखा नहीं दूंगा। हम अमेजोनियन कभी अपनी शपथ नहीं तोड़ते। मैंने इस साम्राज्य की सेवा करने की शपथ ली है। रीतिका ने वासु का उपहास नहीं उड़ाया या उसे आमंत्रित करने के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाया। भले ही ऐसा लग रहा था कि वासु की साधना 3रे क्रम के शिखर पर थी, लेकिन उसके आसपास की आभा पहले से ही कुछ और थी। अमेजोनियन मजबूत लोगों का सम्मान करते थे और उनकी प्रशंसा भी करते थे। यह शर्म की बात है। वासु रीतिका का जीवन समाप्त करने ही वाला था कि उसे 2 अन्य जनरलों के आने का आभास हुआ। तो तुम दुश्मन हो? सभी सैनिकों ने राहत की सांस ली और पीछे हट गए। इसका कारण 2 अन्य जनरलों का आना था। रीतिका के दाईं ओर 5 फीट 8 इंच लंबा एक मध्यम व्यक्ति था। मध्यम व्यक्ति के बाल नहीं थे और वह पूरी तरह गंजा था। उसने अपने बाएं हाथ में एक काला डंडा पकड़ रखा था। वह शैडो आइलैंड्स साम्राज्य का दूसरा सबसे पुराना जनरल है। उसका नाम क्लार्क था। रीतिका के दाईं ओर एक आदमी चुपचाप खड़ा था, जिसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे। उस आदमी के पास एक चांदी की तलवार थी। उसने सफेद पैंट और सफेद शर्ट पहनी हुई थी। उस आदमी की आंखें लाल चमक रही थीं।
वह एक पिशाच था। आज तुम बचकर नहीं जाओगे। तीनों सेनापति वासु की ओर दौड़े। यह देखकर वासु मुस्कुराया। अगर कोई भी उसकी मुस्कान देख लेता, जो मुखौटे के कारण छिपी हुई थी, तो वह डर के मारे बेहोश हो जाता। उसके चेहरे पर मुस्कान बहुत डरावनी थी। जैसे ही तीनों सेनापति वासु के पास पहुंचे, अचानक वासु का आभा मंडल फट गया। उसका आभा मंडल भयावह स्तर तक बढ़ गया। इससे पहले कि तीनों सेनापतियों के हमले वासु तक पहुंच पाते, उनमें से 3 सेनापति सिर्फ उसके आभा मंडल से ही उड़ गए। टकराना! सेनापति जल्दी से उठ खड़े हुए। इस बार उनके चेहरों पर डर के भाव थे और वे वासु को घूर रहे थे। वासु ने अचानक अपनी आभा को बढ़ाकर 5वीं श्रेणी के शुरुआती साधकों को कैसे पराजित किया, इसका कारण कोई नहीं जानता था। तुम तीनों के मरने का समय आ गया है। क्रिम्सन लाइटनिंग डैश! जैसे ही ये शब्द बोले गए, वासु गायब हो गया। उसकी चपलता इतनी भयानक हो गई थी कि एक नौसिखिए 5वें क्रम के साधक को मारना मुर्गे को मारने से कहीं ज्यादा आसान था। टकराना! सभी को एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। अगले ही पल वासु तीनों सेनापतियों के पीछे प्रकट हुए। 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड बीत गए, लेकिन जनरलों ने कोई हरकत नहीं की। 6ठे सेकंड में तीनों जनरलों के शरीर से लाल रक्त फव्वारे की तरह बहने लगा। जल्द ही जनरलों के सिर एक एक करके जमीन पर गिर गए और फिर उनके शरीर भी नीचे गिर गए। यह असली नहीं है। लियोन और अन्य लोग यह देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। जनरल उनके वरिष्ठ थे। सभी सैनिक जनरलों का सम्मान करते थे। उनके मन में वे कभी भी अपने जनरलों को युद्ध में पराजित होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 3 जनरलों को इस तरह मारा जाएगा। अब आप सभी के पास 2 विकल्प हैं। अपने हाथ ऊपर करके आत्मसमर्पण कर दो, या फिर तुम सभी मेरी ओर से मृत्यु स्वीकार कर सकते हो। इन शब्दों ने सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक